क्या डिफरेंस है दोनों में? और कोई? निवासी नागरिक, इसमें क्या है? फॉर्मूला एक बार आप लोग देखिए। तो नेट फैक्टर जैसे ही जीडीपी में ऐड किए, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड ऐसे ही लिखे होंगे। तो जैसे ही ऐड किए मतलब कि इसमें जो इंडियन बाहर कंट्रीब्यूट करके घर भेज रहा है वो सब सब इनकम का हिस्सा हो गया। यानी अगर थोड़ा मोटा मोटी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो मोर और लेस ये दोनों सेम ही है। बस इसमें हम प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं क्या, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, इनकम पे फोकस कर रहे हैं। जो हम लोग तीन मेथड शुरू में डिस्कस किए, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। आप जो उस दिन पूछ रहे थे सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वाला फॉर्मूला, सी प्लस जी प्लस आई एक्स माइनस, वो एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाएगा। वो बताएंगे, अभी अगला वही है। तो इनकम मेथड देख लिए, प्रोडक्शन मेथड देख लिए इसमें। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, वर्ड सुने होंगे अभी। और लोग आएंगे क्या, कितने बजे तक आते हैं? चलिए, जब तक 5 मिनट, जब तक लोग आएंगे तब तक शुरू करने से पहले किसी एक करंट टॉपिक पे बात करते हैं। आज जीडीपी का एक सीरीज आने वाला है। न्यूज़ पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आप लोग? बत्ती गुल। आज जीडीपी नया सीरीज लॉन्च होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक नया लॉन्च हो जाएगा। तो जब लॉन्च हो जाएगा तो हम डिटेल में उस पर डिस्कस करेंगे ही। अभी आप लोग को क्या करना है कि उस जीडीपी के बारे में पढ़िए। पेपर में आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल निकला हुआ है, और हिंदू में भी निकला हुआ है, द हिंदू में। अब हिंदी का नहीं पता, हिंदी वाले न्यूज़पेपर में निकला है या नहीं निकला है, लेकिन इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दिया है। कुछ चेंजेज हुआ है, जैसे अब तक हम 2011-12 का डेटा मानते थे। आपको हम बताए थे कि हम लोग एक साल फिक्स करते हैं, बताए थे ना, कि क्योंकि प्राइस जो इन्फ्लेशन है उसके कारण हमको छद्म आभास नहीं मिले कि जीडीपी कितना बढ़ गया, वो नकली बढ़ना हुआ। प्राइस बढ़ा तो नकली बढ़ा, एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ेगा तब हम जीडीपी बढ़ना शुरू हुआ। तो उस एक्चुअल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ईयर फिक्स करते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो अब तक चल रहा था ईयर, वो 2011-12। अब 2011-12 में आप सुने होंगे कि डिजिटल नाम का कोई चीज नहीं हुआ करता था उतना। आप लोग बहुत छोटे होंगे उस समय। तो डिजिटल इकोनॉमी जो आजकल आप सुनते हैं, कहीं गए यूट्यूब, आजकल बच्चा जो है वो उठता है बोलता है हमको ब्लॉगर बनना है। दिल्ली में एक छोटा बच्चा मिला हमको, 5 साल का होगा। बोला कि, बोले क्या करोगे, तो बोलता है हम ब्लॉगर बनेंगे, सौरभ जोशी का देखते हैं ब्लॉग। अब 5 साल के बच्चा को पता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि हमको आईएएस नहीं बनना है, हमको डीएम नहीं बनना है, हमको इंजीनियर नहीं बनना है, मेडिकल नहीं करना है, हमको ब्लॉगर बनना है। वो ब्लॉगर क्या है, डिजिटल इकोनॉमी है। जो वो जो यूट्यूब पे डालेगा, वीडियो बनाएगा, उससे जो निकलेगा। तो अब 2011-12 से ये चेंज हुआ था, वैसे 2015 में।
जो 2011-12 का फिक्स किया था जब मोदी जी आए थे, तो जीडीपी के बेस को पहले चलता था 2007-8। हम लोग जब तैयारी करते थे, जब मिड 15-16 के आसपास जब मोदी जी का सरकार आया, तो इसको 11-12 कर दिए बेस ईयर को। अब क्या हुआ कि न सिर्फ बेस ईयर चेंज हुआ है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। देखिए, कैलकुलेट करना, जीडीपी में एक लाइन डेफिनेशन देना और उसको कैलकुलेट करना, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आप समझिए, डेफिनेशन तो हम दे दिए कि एक सीमा के अंदर एक साल में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, सबको, सबका जो अंतिम मूल्य, वस्तुओं का अंतिम मूल्य का जो कैलकुलेट करेंगे वही जीडीपी हुआ। अब सोचिए, खाली इंडिया को पकड़ लीजिए, इंडिया भी छोड़ दीजिए, खाली बिहार पकड़ लीजिए, बिहार भी छोड़िए, खाली पटना पकड़िए। पटना में एक साल के भीतर जितना एक्टिविटी हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबको सरकार चाह लेगी तब भी कैलकुलेट करने में उनका बैंड बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना मैन पावर नहीं है, रिसोर्स नहीं है, सब आदमी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सब आदमी टैक्स नहीं दे रहा है। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या करता है, एक बास्केट डिसाइड किया जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर में अकाउंटिंग वाला जो स्टैटिस्टिक्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसके अंदर में डिपार्टमेंट होता है जो इन सब चीज़ों को फाइनल करती है कि भैया हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड रखने के लिए इन इन डाटा को यूज करेंगे, इन इन इंडस्ट्री को यूज करेंगे। तो मान लीजिए इसमें किसी किसी को डाला, एग्रीकल्चर डालेगा, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग डालेगा, सर्विस सेक्टर डालेगा। अब सर्विस सेक्टर का नेचर भी तो बदलता जा रहा है। अभी जो है आज 2026 26 में जो आ रहा है, तो डिजिटल इकोनॉमी फोकस किया, फिर एआई आ जाएगा, ब्लॉकचेन आ जाएगा, बीच में इतना सारा चीज हुआ जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हैं। क्रिप्टो करेंसी को अभी तक सरकार मान नहीं रही है। धीरे धीरे वो लीगल अगर हो गया, सब जगह लोग क्रिप्टो करेंसी में खेलने लग गया, तो उसको सरकार क्या करेगी, सरकार उसको बोलेगी कि ठीक है, इकोनॉमी का हिस्सा बन जाओ। तो फिर अब उसको गणना करने के लिए एक अलग बास्केट बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए समय समय पे इसको चेंज करता है बास्केट को। तो जितना जीडीपी पढ़ाए हैं आप लोग, उसको आज का पेपर खो, आज तो रिलीज होगा, आज वाले में भी दिया होगा कि कल फ्राइडे को आने वाला है, कल परसों से सीरीज चालू होगा जिसमें आपको बहुत सारा इलेबोरेशन मिलेगा, बड़ा बड़ा आर्टिकल मिलेगा, एडिटोरियल मिलेगा। इन सब को आप पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का कि जो हम आपको फाउंडेशन दिए उस पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो आपका नोटबुक में है वो नोटबुक में ही रह जाएगा, असली खेला यहाँ से होगा जब आप करंट से रिलेट करेंगे आप लोग। तो इसको साथ लेके चलना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। और एक दूसरा टॉपिक अगर डिस्कस करें छोटे में, आज हम लोग इसको समाप्त करने वाले हैं वैसे, इसको नहीं, जो पहला चैप्टर जीडीपी जीएनपी है उसको हम लोग आज निकाल देंगे। कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर और इन सब पे मूव करेंगे। ये एक टर्म आजकल बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे, प्रहार। क्या है? अच्छा, और कोई? आप लोग प्रहार नाम नहीं सुने हैं आप? नाना पाटेकर का मूवी है ये, बहुत फेमस मूवी है। ये इंडिया का पहला काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, 8 पेज का। अब तक जो था, आपके पास आतंकवाद निरोधी कोई पॉलिसी नहीं था, नीति नहीं था। तब बोलेंगे सर इतना इतना अटैक हो गया, इतना इतना हम लोग डील कर लिए, कैसे डील कर लिए? तो स्पेसिफिक नीति होना और विभिन्न लॉ के द्वारा उसको जैसे तैसे डील करना एक अलग बात होता है। कि मान लीजिए आपके पास यूपा था, अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट, नाम सुने हैं ना? यूपा के अंदर में जो पोटा, टाडा, ये सब जो लगता था, संजय दत्त का सुने होंगे कि उसको अरेस्ट किया। तो यूपा, यूपा में भी उसी को आतंकवादी निरोधी गतिविधियों के बारे में चर्चा किया हुआ है। उसके बाद एनआईए है, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है आप सुनते होंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, खट से पहुंच जाती है वहां पे कि भैया ये आतंकवाद का मामला है, ये मेरा जिम्मा हो जाता है। स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस को तैयार किया गया है। तो बहुत सारा लॉ था
जिसके तहत लोग डील करता था। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा लॉ होता है तो उसमें आदमी पे डिपेंडेंट हो जाता है। आदमी पे डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, जो उस समय का लीडर है वो किस हिसाब से चीजों को मूव करवाता है उस पे निर्भर कर जाता है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक नीति बना देते हैं कि भैया ये हुआ है तो ये करना है, ये हुआ है तो ये करना है, ये हुआ है तो ये करना है, तो उस समय का जो नेता होगा, लीडर होगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बल्कि इसको फॉलो करना होता है। तो सिस्टम बनाने में और ऐसे खुला छोड़ने में अंतर यही होता है। समझे बात को, कि जब आपके पास प्रॉपरली डिफाइंड लॉ बन है तो उस समय जो भी ये होगा उसको पता होगा कि हमको यहाँ पे यही इसी तरह से डील करना है। अदरवाइज दूसरे जगह पे क्या होगा कि अपने हिसाब से डील करेगा। अच्छा, यहाँ पे एनआईए को भेज दो, यहाँ पे यूपा लगा दो, यहाँ पे वो एक्ट लगा दो। तो सबसे पहला बात कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट का काम होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट का है कि आपका नीति क्या है। अंतर समझिएगा, नीति और एक्ट में बहुत अंतर है। पॉलिसी और एक्ट जो है, कानून जो है, दोनों में बहुत अंतर होता है। पॉलिसी आपको बताता है कि आपका, सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया, भूकंप आया, एक डिजास्टर हुआ। डिजास्टर हुआ तो नीति आपको बताएगा कि भैया प्रायोरिटी किसको देना है। वुमेन को देना है, उस वुमेन में भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रायोरिटी देंगे, जो अपाहिज है उसको बचा के पहले लेके जाएंगे, जो सक्षम है उसको पीछे रखें। ये सब नीति डिफाइन किया। अब नीति के हिसाब से फिर लॉ बनेगा कि मेरा नीति है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको डिजास्टर में हम प्रेफरेंस दें, या रिहेबिलिटेट करें, पुनर्वास जब करें तो जो मेरा वल्नरेबल सेक्शन है उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो वो एक्ट में लिख देगा, स्पेसिफिक कर देगा कि प्रेग्नेंट वुमेन, वुमेन, बच्चा, अपाहिज, बूढ़े, इनको हम सबसे पहले पुनर्वास की ओर ले जाएंगे, बचा के निकालेंगे। और ये अगर फेल कर, इसमें फेल हुआ तो इतना रुपया उसको दंड लगेगा। ये सब जब स्पेसिफिक कर देते हैं तो वो एक्ट हो जाता है। नीति मतलब हुआ कि आपका फ्रेमवर्क, कि इसको डील करने के लिए ये फ्रेमवर्क है। और एक्ट मतलब हो गया कि वो स्टेप्स क्लियरली मेंशन कर देगा, नहीं होने पे दंड वंड सबका प्रावधान उसमें रहेगा। तो नीति को एक्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। नीति एक गाइडेंस होता है। वो उसको अगर आप नहीं भी फॉलो करें तो आपको ऐसा नहीं है कि उसके लिए, जस्ट लाइक डीपीएसपी पढ़े हैं ना, उसमें पॉलिटी में डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है, वो नीति निर्धारक, निर्देशक है। वो बताता है कि ऐसा होना चाहिए, फिर उसको चूज करके जब एक्ट बनाता है तब वो लागू हो जाता है। चलिए तो वापस से चलते हैं हम लोग। जीएनआई, जीएनआई समझ गए, ग्रॉस नेशनल इनकम। लास्ट हम लोग यही थे। अब आते हैं एनएनआई, नेट नेशनल इनकम। क्या होगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्रॉस से नेट में अगर किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो उसमें से हम डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। तो यानी कि जीएनआई माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनआई। इसी को हम बोले थे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग, डिप्रिसिएशन को ही। तो कहीं अगर ऑप्शन में आपको एनएनआई में दिख जाए कि डिप्रिसिएशन के बजाय ये वर्ड लिखा हो, स्थिर पूंजी का उपभोग, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब वही है डिप्रिसिएशन। अगर हम ग्रॉस में से नेट माइनस कर देते हैं तो वो मेरा हो जाता है
ग्रॉस में डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो नेट निकल जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग बराबर देखते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, क्या होता है ये? सुनते हैं ना, बोलते होंगे आप लोग, अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते होंगे तो उसमें बोलता होगा बिहार इकोनॉमिक सर्वे में पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, शिवहर जिले का सबसे कम है, इंडिया का इतना है प्रति व्यक्ति आय। तो कैसे निकालते हैं? तो राष्ट्रीय आय के लिए तो हम तीन चार चीज आपको बता दिए, जीडीपी बता दिए, जीएनआई बता दिए, एनडीपी बता दिए, एन एनएनआई बता दिए। इसका भी, अगर इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो दो चीज और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, एक मार्केट प्राइस पे और एक फिक्स प्राइस पे, फिक्स कॉस्ट पे। देख रहे हैं कितना अंतर है? इसका भी मार्केट प्राइस, फिक्स प्राइस, इसका भी दोनों चीज निकलेगा। यानी इतने ऑप्शन में से हम किसको मानेंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय बताएगा? बात तो सही है कि पूरा राष्ट्र का जो आय है, उस राष्ट्र के आय में टोटल पॉपुलेशन से हम भागा दे दिए तो वही प्रति व्यक्ति आय हो गया। अगर हमको बोला गया कि एक घर है, उसमें 5 लोग रह रहे हैं और घर का इनकम है 5,000 रुपया, तो इस घर का प्रति व्यक्ति आय 1,000 रुपया हुआ। यह अलग बात है कि कोई 0 कमा रहा होगा, कोई 10,000 कमा रहा होगा, लेकिन एवरेज तो हम ऐसे ही निकालते हैं। तो इसका प्रति व्यक्ति आय आपका 1,000 रुपया हो गया। तो यही चीज आपको राष्ट्र के बेसिस पे करना है कि जितना पॉपुलेशन है उसका राष्ट्रीय आय को भागा दे देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। लेकिन राष्ट्र का इनकम, किस इनकम को वो माना राष्ट्र का इनकम? तो यहां आपको समझना होगा कि ये जो एनएनआई है, इसके मार्केट प्राइस को वो माना कि राष्ट्र का, ये शुद्ध बोलते हैं इसको, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो इस में जब पॉपुलेशन से आप भागा देते हैं, दिस इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। ये यूपीएससी प्रीलिम से एक बार पूछ चुका है, इसीलिए यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। और ये बीपीएससी भी बार बार पूछा हुआ है, 3 4 बार इस क्वेश्चन को, कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो आपको समझना होगा कि मार्केट प्राइस पे नेट नेशनल इनकम जो होगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय, उसमें पॉपुलेशन से भागा देने पे प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अगर ऑप्शन में मार्केट प्राइस ना दिया हो तब भी आप एनएनआई ऑप्शन मिले तो उसको टिक मार के निकल जाइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जीएनडीआई। डिस्पोजेबल इनकम एक बार हम बताए थे आप लोग को, क्या होता है? व्यय घटाने के बाद इधर से खर्च में ना कैलकुलेट करें। ईएमआई तो आप खर्च ही कर, सामान लिए तो उसी का ईएमआई जा रहा है ना। तय है तो भी क्या हुआ? खर्च तो आप किए ना, आपका कंजम्पशन पे ही लगा ना। आप मान लीजिए आपको ये खरीदना है,
एक बोर्ड आपको कल को इच्छा हुआ कि हम टीचिंग में जाते हैं, घर में एक बोर्ड लगाएंगे, ऑनलाइन बनाएंगे। आप ईएमआई पे इसको उठा लिए, महीने का 5 साल में फिक्स हो गया कि हर महीने 2,000 रुपया आपको बोर्ड का पेमेंट करना है। तो इसके बदले में तो आप सामान ले ही लिए ना। सामान तो लिए, इसका उपभोग कर ही रहे हैं, तो कंजम्पशन तो हो ही रहा है ना। डिस्पोजेबल इनकम इतना हम लोग भाषण दिए थे। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम हुआ जिसको आप डिस्पोज कर सकते हैं। जो आपके हाथ में है आप डिस्पोज कर सकते हैं। आप बोलेगा सर जो इनकम मेरा हुआ वो तो डिस्पोजेबल इनकम ही हुआ। नहीं। अगर आपको टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स 10% के रेट से, तो आप 1 लाख रुपया अगर साल का कमा रहे हैं, तो उसमें 10,000 रुपया आप माइनस कर दीजिए। यानी साल में आपके खर्च करने के लिए 90,000 ही बचा। वो 10,000 इनकम टैक्स ले रहा है, उसके बदले में आप कुछ कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, आप अपने सामान खरीद नहीं रहे हैं। ईएमआई वाले में क्या है कि आपका मान लीजिए कि 10,000 में 90,000 बचा इधर, इसमें से फिर 5,000 रुपया महीना ईएमआई जा रहा है, क्योंकि आप एक कार खरीद लिए। तो 5,000 रुपया जो ईएमआई जा रहा है, तो आपके पास अब 85,000 रुपया ही बच रहा है डिस्पोज करने के लिए। लेकिन इसमें ये 5,000 भी जो है आप कंजम्पशन के लिए ऑलरेडी खर्च कर कर रहे हैं। तो इसको आपका आपके ही इच्छा पे निर्भर है। आप कार नहीं लेके ग्लास लेना है, कुछ लेना है, तो आप यहाँ पे ईएमआई आपका उस हिसाब से वैरी करेगा। यहाँ टैक्स में क्या है कि ये आपके हाथ से पहले ही लूट लेता है सरकार, कि ये आपके हाथ में है लेकिन है भी नहीं। एट द एंड ऑफ ईयर आपको फाइनेंशियल ईयर, या तो आप महीने महीने कटाइए, या फिर आप उतना निकाल के पे करिए, नहीं तो सरकार उस पर पेनल्टी लगा के आपके घर पहुंच जाएगा वसूलने। तो इस ये जो अमाउंट है डिस्पोजेबल इनकम, वो अमाउंट है जो आपके हाथ में होता है खर्च करने के लिए। यानी कि इस इनकम को, डिस्पोजेबल इनकम को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या? क्लियर है? नहीं, कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो जोर से पूछिए, यहां तक आवाज आए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो उपभोग में, जो आप ये कर रहे हैं, आपके हाथ में जितना पैसा है उतना ही उपभोग करेंगे ना। तो हम बोले डिस्पोजेबल इनकम में वही, मतलब टैक्स का जो कंजम्पशन, जो आप एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो आपके कंजम्पशन तो नहीं जा रहा है ना, वो सरकार कंज्यूम कर रही है उसको। आपके हाथ में तो नहीं है ना। तो हम इसीलिए बोले डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सही है? हाँ, ठीक है। अब इसका अगर ये ठीक है, इतना जल्दी ठीक नहीं बोलना है, अगर ये ठीक है, तो आप ये बताइए कि मेरा इनकम 1,000 रुपया है, इसमें से हम 500 रुपया को टैक्स दे दिए। ज्यादा दे दिए क्या? 100 ही करते हैं। 100 टैक्स दिए, 700 रुपया हम हर साल खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर यानी अपने खान पान में खर्च करते हैं। और 200 रुपया हम बचा के बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या एलआईसी में प्रीमियम डालते हैं, या कोई हम मार्केट रखे हुए हैं उसमें हम 200 रुपया डाल रहे हैं हर महीने। तो इस डेफिनीशन के हिसाब से मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर डिस्पोजेबल इनकम के बराबर है, तो हो जाएगा 700 रुपया। जबकि जो हम ओरिजिनल डेफिनीशन बताए उसके हिसाब से मेरे हाथ में बच रहा है 900 रुपया। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, कोई भी आदमी कितना गरीब से गरीब होगा, 100 रुपया अगर कमा रहा होगा तो 5 रुपया ही बचाता है, लेकिन बचाता जरूर है, तो कुछ सेविंग कंपोनेंट ही होता है। अनटिल अनलेस वो दारू पीने वाला हो, अगर वो नहीं है तो पूरा का पूरा वो खर्चा नहीं होता है, कुछ सेविंग कंपोनेंट भी होता है। तो डिस्पोजेबल इनकम को अगर हम
इनडायरेक्ट वे में समझने का कोशिश करें तो वो ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो जीएनडीआई का फॉर्मूला अगर देखा जाए जो मिनिस्ट्री मानती है वो ये है, जीएनआई प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर यहाँ पे हम क्या लिखे उसको समझना जरूरी है। जीएनआई आप समझ चुके हैं, डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं। हम बोले कि जीएनआई के डेफिनेशन में जब हम नेट करंट ट्रांसफर, आप देखे होंगे पीछे हम लिखे थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यहाँ पे फैक्टर, जब हम उस मेथड में चल रहे थे तो हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे थे, करंट ट्रांसफर का बात नहीं कर रहे थे। तो करंट ट्रांसफर का कुछ कंपोनेंट होता है, उसमें आपका हो जाता है कि करंट ट्रांसफर का जो कंपोनेंट होता है, बेसिकली वैसा ट्रांसफर जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लेन देन प्रक्रिया में आप एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से लेते हैं, यही होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ट्रांसफर ऐसा होता है जिसमें एक साइड वन वे ट्रांसफर होता है, आप उससे लेते नहीं है। जैसे सोशल बेनिफिट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो मिलता है, मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता मिला सरकार की तरफ से, तो क्या हुआ, वो बेरोजगारी भत्ता जो है एक साइड दिया, दूसरे उसके बदले में कुछ एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रहा है। विधवा पेंशन योजना जो चल रहा है, महिला उत्थान योजना के लिए पेंशन जो ये स्कीम जो आप दे रहे हैं, तो ये सब जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो क्या होता है कि उसमें उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं होता है, लेकिन ये अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें ये, और ये आपके ही डिस्पोजेबल इनकम का हिस्सा बनता है। कहने का मतलब जिसके हाथ में वो पैसा सब्सिडी जा रहा है, फूड सब्सिडी सरकार ट्रांसफर कर रही है, आपके हाथ में आया तो आप उस पैसा को कहीं ना कहीं यूज तो कर रहे हैं ना। 400 रुपया अगर आप अब बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं, तो 400 रुपये का कहीं ना कहीं आप यूज किए कंजम्पशन में ही। तो ये इसीलिए इसमें ऐड होता है कि ये डिस्पोजेबल इनकम का हिस्सा आपका हो रहा है इसमें। तो इसका बेसिकली तीन कंपोनेंट होता है करंट ट्रांसफर का। टैक्स, सोशल कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट, और अदर ट्रांसफर्स।
करेंट टैक्स, जो इनकम टैक्स वगैरह लगा वो सब। एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम लिखे ना, वो जो डिस्पोजेबल इनकम आपको समझा रहे थे वो आपके लेवल पे समझा रहे थे, लेकिन जब हम राष्ट्र के लेवल पे देखेंगे तो वो जो आपसे टैक्स लिया जा रहा है वो सरकार का इनकम हुआ ना। तो सरकार का इनकम हुआ तो वो तो हम इसमें जीएनआई में तो नहीं जोड़े हैं उसको। अब तक तो हम जीएनआई जो फॉर्मूला आप देखिए ना, जीएनआई का जीडीपी प्लस जो टैक्स वैक्स जो भी जोड़ के हम नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड वाला जो किए हैं वो जीएनआई है। तो इसमें वो इनकम तो छूट रहा है ना, जो आपके हाथ से हम ले रहे हैं पैसा। तो आपका जो इधर एक्सपेंडिचर है वो सरकार के हाथ में जा रहा है, तो इसीलिए वो टैक्स को इसमें हम ऐड किए हैं। डिस्पोजेबल इनकम समझाने के लिए हम आपको बताएं कि हाथ में वो टैक्स निकल के जा रहा है आपके। रेस्ट जो है, आप देखिए, क्योंकि सरकार जो पैसा ले रही है फिर वो सोशल बेनिफिट पे सरकार खर्च कर रही है, तो सरकार का जब हम डिस्पोजेबल इनकम देखेंगे तो उसमें वो पैसा घट जाएगा, क्योंकि वो ईयरली जा रहा है उसको सब लोगों को बेनिफिट के रूप में। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम लोग सिंपल में यही रखते हैं कि कंपोनेंट को केवल फोकस करना होता है। बहुत पूछेगा प्रीलिम्स में, तो इसका पूछ लेगा कि ये इसका डिस्पोजेबल इनकम का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए बस घटक को देख लेना होता है। इसके कैलकुलेशन में जाएंगे तो पूरा का पूरा मिनिस्ट्री बैठा हुआ है, लिस्ट बैठा हुआ है, और पूछता कभी है नहीं, तो अननेसेसरी का हमको इसमें जाना नहीं। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम तो गवर्नमेंट का सिर्फ वही टैक्स ही एक, ये नहीं है ना। जब हम लोग आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में तब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही इनकम टैक्स नहीं है ना। गवर्नमेंट अपने एक्टिविटी से भी कमाती है। फिर मान लीजिए कि किसी बांग्लादेश को कुछ पैसा दी लोन पे, उसका इंटरेस्ट आएगा, उस पे पेमेंट आएगा, बॉन्ड रिलीज करती है, उस पे पेमेंट आता है। तो बहुत सारा मैकेनिज्म है जो सरकार का इनकम का सोर्स है। सिर्फ इसी को हम इनकम पूरा का पूरा बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ एक कंपोनेंट है, इसीलिए हम टैक्स को रखे हैं कि करंट ट्रांसफर में एक टैक्स इंक्लूडेड है। इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, जो भी जिस तरह का लगना है वो सब इसके अंदर में आ गया। जैसे जैसे टैक्सेशन चैप्टर क्लियर होगा तो ये आपका क्लियर होगा। अभी बस हमको रखना है कि टैक्स जो लगता है वो आपका इस पे करंट ट्रांसफर का हिस्सा हो गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए वर्ड यूज किए कि कुछ पैसा ऐसा भी होगा जो बाहर कमा रहा है, वो अपना घर भेजेगा। आप अगर 50,000 रुपया कुवैत में कमा रहे हैं तो 10,000 खर्चा करके 35,000 आप फॉरेन रेमिटेंस जो घर भेजिएगा तो आएगा ना यहाँ पे। एनएफआईए में हम क्या कैलकुलेट किए थे? नेट फैक्टर इनकम। विदेश से आय में, विदेश से आय वाले में हम क्या सर्विस कैल मतलब वैसा सर्विस कैलकुलेट किए मतलब वैसा एक्टिविटी कैलकुलेट किए थे जिसके बदले में कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक्टिविटी नहीं हुआ हो इधर। वहां जो हम कैलकुलेट किए थे वहां हम ये बताए थे कि कंपनी है, कंपनी यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, और ये अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वहां पे ये की। और इसमें हम बोल रहे हैं कि ये जो इंप्लॉय के रूप में काम कर रहा है उसका जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बाद अपने घर भेज रहा है। कंफ्यूजन हो गया? रेमिटेंस को हम कहाँ जोड़े थे? इस पे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड वाले में जोड़े थे कि वहां पे हम गुड्स और सर्विसेज को पॉइंट आउट करके बोले थे? रेमिटेंस भी आप उसमें ऐड कर ले। एनएफएआई वाला फॉर्मूला खोलिए, कहाँ है? एनएफआईए वाला जो खोले हैं उसमें आप क्या खोले हैं ये बताइए, क्या देखें हैं? कमाई लिखे हुए हैं, वो हम लिखाए हैं क्या? हाँ तो फिर उसको बंद रखिए।
हाँ, और ये बताइए कि हम क्या लिखवाए हैं, वो किस किस कंपोनेंट में, बता, कोई नोट दिखाइए हमको। हाँ। हाँ, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को क्या लिखे हैं, कहीं पे एक्सप्लेन किए हैं? हाँ, तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का मतलब है, वहां पे हम लोग जैसे ही, फॉर्मूला क्या था आपका? जीडीपी। जब हम प्रोडक्शन मेथड में जा रहे हैं तो हम बोले कि कुछ सामान हम प्रोड्यूस किए और उसका हम रिपेट्रिएट किए फॉरेन में। सपोज कीजिए कि ये आप खरीदे, या हम प्रोड्यूस किए एक इलेक्ट्रॉनिक चिप, और वो ले लिया, उस चिप को लिया कोई मोबाइल वाला वहां पे बनाने के लिए विदेश में, और बदले में हमको पैसा दिया। या हम वहां से कोई चिप मंगवा रहे हैं और वो प्रोडक्शन मेरे यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ से पैसा उसको दे रहे हैं। तो इस तरह के मतलब, यहाँ NFIA वाले में जो हम बताए हैं, उसमें हम बताए हैं कि आप लोग ध्यान नहीं दिए इस बात पे, या उस समय हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में रेज नहीं कर पाए इस चीज को, कि NFAI में क्या हो रहा है कि आपका कमाई लिखा हुआ, अगर वो भी डेफिनेशन आप चलेंगे तो कमाई लिखा हुआ है। कमाई का मतलब है कि उस पैसे के बदले में आपने कोई गुड्स सर्विस दिया है वहां पे। विदेशों से जो कमाई आप कर रहे हैं उसका मतलब है कि आपने कुछ या तो गुड्स बेचा है या सर्विस दिया है वहां पे। अगर हम आज डिजिटल ऑनलाइन क्लास लेते हैं और कोई चाइना में बैठा मेरा कोर्स खरीदता है, तो वो हम सर्विस उसको दिए, बदले में पैसा आया, तो वो NFAIA का हिस्सा हुआ। लेकिन अगर मेरा भाई गया है कुवैत में कमाने के लिए, तो वो कमा भी वहां रहा है, पैसा भी अर्न कर रहा है, वो पैसा घर भेज रहा है कि तुम घर में बैठ के जो मम्मी पापा है, बुजुर्ग है, उनका सेवा करना और लो ये पैसा। तो इसके बदले में कोई गुड्स सर्विस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अंतर यहाँ है इस चीज को, अच्छा हुआ आप लोग पॉइंट आउट किए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि NFIA जो है उसमें और करंट ट्रांसफर में दोनों में अंतर है। यहाँ रेमिटांस हम बोल रहे हैं, रेमिटांस का मतलब हुआ कि आप देखेंगे सिवान विवान कोई पर्टिकुलर जिला से बहुत लोग सऊदी में जाके काम करता है, और वो लोग अपना घर पैसा भेजता है, उस पैसे के बदले में कोई गुड्स सर्विस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जो कमाई हम लिखे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमा के वहां से भेज रहा है घर। इस कमाई का मतलब है कि वो एक्टिविटी गुड सर्विस बेच रहा है, उसके बदले में उसका इनकम हो रहा है, तो ये फैक्टर इनकम है। नेट, इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम, उस पर भी ध्यान देंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। फ्रॉम एब्रॉड मतलब कारक आमदनी, मतलब कोई ना कोई कारण है जिससे आमदनी हो रहा है, और उसमें हम बस करंट ट्रांसफर लिख रहे हैं। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि एक रेजिडेंट यूनिट दूसरे रेजिडेंट यूनिट को सर्विस दिया नहीं दिया, बस हम रेमिटांस को ऐड कर रहे हैं उसमें, वो भी अदर ट्रांसफर में आएगा इसमें, क्योंकि ये तो हो गया सोशल कंट्रीब्यूशन बेनिफिट सरकार करेगी, ये हो गया टैक्स सरकार ले रही है, और ये अदर ट्रांसफर्स जिसमें, अब इसी में GNDI को हम NNDI बदलेंगे तो समझ ही गए हैं क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं है। ग्रॉस को नेट में बदल रहे हैं तो डिप्रिसिएशन घटा देंगे। अब चलिए एक्सपेंडिचर मेथड पे। आज के बाद ये चैप्टर जैसे ही क्लोज होगा, आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है GDP बेसिक पे जो पूछा होगा UPSC BPSC, उसको बना के देखिएगा, स्पेशली प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि नहीं। नहीं बनता है तो आपका गलती, हम पे ब्लेम नहीं डालिएगा। चलिए, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम, प्रोडक्शन मेथड में हम जितना उत्पादन किए उसका
एक साल में वैल्यू कैलकुलेट। सारे चीज का। आप इसमें कौन सा घटाए हैं डिप्रिसिएशन? जीएनडीआई में कोई डिप्रिसिएशन घटा है क्या पहले? नहीं घटा है ना। डिप्रिसिएशन घटाने का जो लिस्ट होता है ना, वो एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकालती है कि ये सब आपका जो भी कैपिटल आप यूज किए, मकान यूज किए, गाड़ी यूज किए, सब का डिप्रिसिएशन का लिस्ट होता है। उसका रेट पहले से फिक्स होता है, उसको वो घटाता है। उस लेवल पे हमको नहीं जानना, हमको सिर्फ ये जानना है कि ग्रॉस और नेट में डिप्रिसिएशन का अंतर होता है। चलिए, एक्सपेंडिचर मेथड में हम बताए कि जब हम प्रोडक्ट मेथड में गए तो हम प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्शन को फोकस किए। इनकम मेथड पे जब हम देख रहे थे तो हम टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके इनकम पे फोकस किए। और अब एक्सपेंडिचर मेथड पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? टोटल जो भी मेरे स्टेक होल्डर्स हैं इकोनॉमी के, उनके टोटल व्यय को हम लोग फोकस करके कैलकुलेट करके निकालेंगे। एकदम बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। कंपोनेंट क्या क्या हो गया? एक हो गया हाउस होल्ड। क्या खर्च कौन कौन कर सकता है? एक सर, जो हाउस होल्ड है, जो हम लोग प्राइवेट सिटीजन हुए वो। एक सरकार होगी, गवर्नमेंट, जो एक्सपेंडिचर करेगी, व्यय करेगी। एक इंडस्ट्री होगी, जो कुछ खर्च करेगी कहीं न किसी फॉर्म में। एक कंपोनेंट इकोनॉमी का वो भी है। और एक होगा कि हम विदेश को देखने के लिए, विदेश से क्या आ रहा है और हम क्या विदेश भेज रहे हैं। व्यय तो यही होगा, विदेश से इनकम आ रहा है कि हम विदेश में मेरा इनकम जा रहा है। तो उसको देखने के लिए फॉरेन, मान लेते हैं कि फॉरेन सेक्टर एक करके एक एंटिटी है, कोई यूनिट है, जो जिसके थ्रू सारा चीज हो रहा है। क्लियर है? तो एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि हम सारे एक्सपेंडिचर को जब क्लब कर लेंगे तो वो मेरा हो जाएगा जीडीपी। क्या? हम बताए थे ना कि एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर हो रहा है, दूसरे का एक्सपेंडिचर इस पहले का इनकम हो रहा है। जो शुरू में हम लोग सर्कुलर फ्लो किए थे, वो दो ही मॉडल को लेके चले थे, क्योंकि समझने में फिर आसानी होता। नहीं, अभी हम क्या बोले कि अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन देखें कि टोटल इकोनॉमी में चार स्टेक होल्डर दिखेगा, इसके बाहर कोई नहीं आपको दिखेगा। विदेश के लिए एक, विदेश से जो आदान प्रदान होगा उसके लिए हम इसको कर दिए। सरकार जो खर्च कर रही है सरकार बना दिए, इंडस्ट्री बना दिए, हाउस होल्ड बना दिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं यूनिट दिखेगा। तो ये जितना खर्च कर रही है, उसी को अगर हम कैलकुलेट कर लिए, उतना ही गुड्स प्रोडक्शन मेथड में हुआ, इनकम हुआ उतना ही। तो इसीलिए इसी फॉर्मूला के आधार पे आप जो जीडीपी का फॉर्मूला उस दिन बोल रहे थे, वो ये हो जाता है कि जीडीपी इक्वल टू सी। सी में लिखा वो कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड्स, प्लस जी। जी में हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लिखिए। जी में हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस आई। आई क्या हुआ? आई हुआ प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा या इंडस्ट्रीज द्वारा इन्वेस्टमेंट, वही उसका एक्सपेंडिचर हुआ। आप बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कि कोई जूता बनाता है कंपनी, तो उसको इनपुट लगा क्या? चमड़ा, लेदर, जानवर से चमड़ा खींच के लाया,
उसको बीच में प्रोसेस किया, प्रोसेस करके सुखा उखा के पतला सा वो बनाया, और फाइनली अपना शूज बना लिया। तो ये हर जगह पे होगा कि इनपुट ये सेकेंडरी कंजम्पशन में रहेगा, जो कहीं ना कहीं कैलकुलेट हुआ है। यानी कि ये जो पहला खाल खींच के लाया जो जहां पे, वो इनकम किसी और का फाइनल कंजम्पशन हो रहा है। ये इसका फाइनल कंजम्पशन क्या होगा? हम तो हमेशा आपको बोलते आए हैं कि जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम अंतिम बस प्रोडक्शन फाइनल कंजम्पशन को फोकस करते हैं, बीच वाले को हम फोकस नहीं करेंगे। तो इसका फाइनल कंजम्पशन हुआ शूज, जूता। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकला, वो जूता कोई ना कोई खरीद रहा है घर में रहने वाला। तो ये जूता का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर ही ले रहे हैं। तो हम इसके इसके लिए इंडस्ट्री के जो एक्सपेंडिचर है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो मशीन जो लगाया, वो मशीन पे जो एक्सपेंडिचर हुआ, वो जो मकान बनाया उस पे जो एक्सपेंडिचर हुआ, वो इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तभी हम कंपनी का एक्सपेंडिचर को हम वहां पे काउंट कर रहे हैं। प्लस फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर में हो गया कि हम एक्सपोर्ट किए मान लीजिए कि एक्स, और इंपोर्ट किए एम, तो इतना हमको आमदनी हुआ। क्या? तो इसीलिए ये फॉर्मूला गया आपका। इसमें ये सब वर्ड का मीनिंग लिख लीजिएगा आप, कि प्राइवेट कन इसको कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा रहेगा, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर लिखा रहेगा GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। GCF, ग्रॉस कैपिटल। ये सब वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक्चुअली में हम पहले भी बताए थे कि पूंजी निर्माण जो होता है, जिसको आप सकल पूंजी निर्माण बोल रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इस सर्विस इंडस्ट्री टीचिंग को लेंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट लगा है, वो मान लीजिए कि एक मिनट के लिए ये भूल जाइए कि ये रेंट पे लिए हैं। मान लीजिए कि पहले बिल्डिंग बना, फिर हम ये खरीदे, बेंच डेस्क खरीदे, ये डिजिटल बोर्ड खरीदे, माइक खरीदे, कंप्यूटर खरीदे। तो इस इंस्टीट्यूट का पूंजी जो है, निर्माण, जो पूंजी निर्माण हुआ है, वो यही है। कल को अगर बैंकरप्ट होगा ये कंपनी, तो इसी को बेच के पैसा निकालेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हुआ, पूंजी निर्माण हुआ। मतलब आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसमें जो आप कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपका यही हो रहा है। तो ग्रॉस कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है GCF, इसको याद रखेंगे, बहुत जगह यूज होगा, आपको हमेशा देखेंगे GCF। न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, वहां GCF दिखाई देगा, इकोनॉमिक सर्वे हर जगह दिखाई देगा। ग्रॉस कैपिटल का मतलब हो गया सकल पूंजी निर्माण। सकल पूंजी निर्माण का मतलब हो गया कि कल पुर्जा, ये सब जो आप किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए लगाते हैं, मशीन लगाते हैं या जो भी चीज लगाते हैं, फिक्स कैपिटल वो होता है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अस्थाई कैपिटल। वैसे जो आपके पास सुनते होंगे ना कि मेरे पास लिक्विड अमाउंट नहीं है ज्यादा, तो बोलता है ना कि यानी कि उसके पास कैश नहीं पड़ा हुआ है, पैसा कमा रहा है और जमीन में लगा दे रहा है, यानी कि वो फिक्स एसेट क्रिएट हो रहा है, कि वो स्थिर एसेट है। कल को वो चाहेगा स्थिर और लिक्विड का मत, इकोनॉमिक के सेंस में कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे सोचिएगा कि क्या आज उसको पैसे का जरूरत हुआ और उससे पैसा वो निकाल सकता है तुरंत, तो आप समझ जाएंगे कि अगर तुरंत निकाल सकता है तो लिक्विड है।
अगर तुरंत नहीं निकाल सकता है तो वो फिक्स है। सीधा सा बात है, आप जमीन में मान लीजिए पैसा लगा दिए हैं या सोना खरीद लिए हैं, चेन खरीद लिए हैं। आज आपको अभी 1 लाख रुपए का जरूरत होगा, आप पहले क्या करेंगे सोना को ये करने के लिए? पहले आप बायर खोजेंगे। बायर आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक सोना का कोई वैल्यू नहीं है, भले मार्केट में 1 लाख रुपए आपके लिए आज वो सोना बेकार है, क्योंकि 1 लाख रुपए आपको जरूरत है। लेकिन अगर कैश पड़ा हुआ है तो आप इमीडिएटली बैंक गए, एटीएम से निकाल लिए पैसा। तो बस लिक्विड और फिक्स में अंतर यही रखना है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में यही होता है कि जब आप फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो इसको हम बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। ये कैपिटल है मेरा लेकिन फिक्स है, अभी पैसा इसमें फिजिकल फॉर्म में दूसरे फॉर्म में मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में मेरे पास नहीं है। ग्रीन जीडीपी? बताइए। अब इतना हम जीडीपी बताएं, आप ही बताइए। ग्रीन का मतलब? नहीं नहीं, ग्रीन का मतलब क्या हुआ हिंदी में? हाँ, तो हरा जीडीपी। अब हरा जीडीपी बोल रहा है तो किस सेंस में बोल रहा हूँ? हरा क्या होता है? हरा हरा क्या होता है हरा? देखिए, क्या है कि बहुत बार आप जब लॉजिक लगाएंगे ना तो खुद ही क्लियर हो जाएगा इसमें। बहुत ज्यादा हम लोग इकोनॉमिक टर्म को बहुत भारी बना देते हैं कि हमको लगता है कोई नया टर्म है। सीधा सा बात है कि ग्रीन का मतलब है हरा। हरा मतलब कि जनरली आप देखेंगे ग्रीन इन्वायरमेंट के रिलेटेड बात करता है, तो उसमें हो गया इन्वायरमेंट, पेड़ पौधा ये सब आ गया। अब ग्रीन जीडीपी का मतलब हो गया कि वैसा जीडीपी जिसमें जो प्रोडक्शन आर्थिक चीजें हो रहा है, एक्टिविटी, उसमें हम एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वैसा मेथड यूज कर रहे हैं जो पर्यावरण को बचाता है, न कि पर्यावरण को हार्म करता है। आप कहीं इंडस्ट्री लगाइएगा, ईटा भट्टी देखते हैं ना, गांव वगैरह जाते होंगे तो कितना धुआं छोड़ता है। उसी में हम क्या किए कि वो जो भट्टी लगाए वो कोयला की जगह लगा दिए, सोलर बिजली वाला कुछ लगा दिए, जिससे कि हमको कोयला नहीं जले और धुआं इतना नहीं निकले। तो यानी आप ईटा का प्रोडक्शन कर रहे हैं यूजिंग ग्रीन मेथड। तो ये जो इस तरह से जो प्रोडक्शन होगा उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। तो ये टर्म बस ऐसे ही मिक्स करेगा, आपको एक दो मिला के, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। आगे बढ़िए। जोर से बोलिए। किसको घटाएंगे? देखिए, वो तरीका है जब आप इन्वायरमेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो। कहने का मतलब है कि ग्रीन जीडीपी का मतलब सीधा हो गया कि जीडीपी, वैसा जीडीपी जिसमें हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंक्लूड कर, सॉरी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे हमको क्या मतलब है कि अगर हमको घर बनाना है, आर्थिक, केवल हम आर्थिक फोकस रखेंगे, और हमको घर बनाना है और मेरे पास 1 कट्ठा जमीन है, उस जमीन में बगीचा लगा हुआ है पेड़ का, पेड़ काटेंगे घर बनाएंगे, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। लेकिन जब आप ग्रीन वर्ड जोड़ देते हैं तो हम ये भी जोड़ते हैं कि उस पर इन्वायरमेंट का डैमेज कितना हो रहा है, उस आर्थिक गतिविधि को करना लाभकारी है कि नहीं। तो इन वो कोई एक फॉर्मूला से वो नहीं डिफाइन होगा ग्रीन जीडीपी। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें अब इस जीडीपी में हम कॉन्शियस हो गए हैं इन्वायरमेंट के प्रति भी। कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं कि भाई ग्रीन जीडीपी में है तो लॉस डैमेज देखिए, इन्वायरमेंटल लॉस कितना हो रहा है, डैमेज कितना हो रहा है, इसको आप फैक्टर इन कर रहे हैं। तो सारा कुछ होता है कि इन्वायरमेंट, जैसे आप सुनते होंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुने हैं ना, सीएसआर फंड नाम सुनते होंगे कि सीएसआर फंड होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही होता है इन्वायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईएसआर। कि जब जब हम लोग पावर ग्रिड में थे तो कोई ट्रांसमिशन लाइन गुजरता था, तो हम लोग को पहले सर्वे करना पड़ता था कि इस लाइन को गुजरने से कितना पेड़ कटेगा, पेड़ पे कितना डैमेज होगा। तो ये क्या है कि अब आप
अगर हम सिर्फ, बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम सिर्फ आर्थिक गतिविधि को फोकस करेंगे, हमको क्या मतलब है कि पेड़ कटे कि जानवर मरे। हमको है कि यहाँ से एक लाइन खींच देना है, तो हम लाइन खींच के निकाल देंगे। लेकिन जब हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि हम आज अगर कंजम्पशन कर रहे हैं तो सिर्फ आज का ही हमको नहीं सोचना है, आने वाली पीढ़ी को भी हम जो दे रहे हैं विरासत, वो भी उतना ही क्लीन दें जितना हम अपने रहे हैं। तो वो हो गया इन्वायरमेंटल सेंसिबल पर्सन होना। तो जब ये सब फैक्टर इन करने लगते हैं तो ग्रीन जीडीपी में कंट्रीब्यूट होने लगता है। अभी आप ग्रीन अमोनिया सुनेंगे, ग्रीन स्टील सुनेंगे, ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, सब में कॉन्सेप्ट वही है कि ग्रीन स्टील का मतलब क्या हो गया कि वैसा स्टील जिसको ग्रीन तरीके से बनाया गया। ग्रीन तरीके से बनाने का मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जितना ये इमिशन होता था उसको कम किए, कोई ना कोई मेथड लाए जिससे कि वो कम हुआ। तो ये सब ग्रीन जीडीपी का हिस्सा होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। एक चीज छोटा सा छूट गया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पे। जीसीएफ। इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका होता है फंड्स फ्लो अप्रोच, और दूसरा होता है कमोडिटी फ्लो अप्रोच। एक में हो गया, एक मेथड में हम क्या करते हैं कि टोटल कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो फंड का फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरे में क्या होता है कि जिस जिस सेक्टर में फंड का फ्लो हुआ उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन फिर से आएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हुआ जो अभी हम लोग बताए कि आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, वही एसेट आपके लिए, आपके बिहाफ पे एक नौकर बना हुआ है और वो पैसा जनरेट कर रहा है। अल्टीमेटली ये सब नहीं रहे तो हम लोग टीचिंग थोड़ी कर पाएंगे, आके भाषण दे के चले जाएंगे और क्या होगा। कहीं ना कहीं तो आपको बैठाएंगे, तो बेंच मेरे लिए एक एसेट हुआ। रोड साइड बैठाएंगे तो फिर आप लोग नहीं आएंगे, पैसा नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि मेरे लिए ये सब एक एसेट का काम कर रहा है। तो उस एसेट के कैलकुलेशन के लिए दो तरीका होता है। एक बोला फंड फ्लो अप्रोच, इसमें हम टोटल फंड जो एसेट क्रिएशन में जा रहा है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कमोडिटी फ्लो में सेक्टर वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर में क्या गया। तो फंड फ्लो अप्रोच में क्या हो गया, फंड फ्लो के हिसाब से जीसीएफ इक्वल टू सेविंग, ग्रॉस सेविंग लिखिए, प्लस नेट कैपिटल देखिए फिर से इस चीज को रिपीट करेंगे कि जो आपका सेविंग है, आपका मतलब पूरे राष्ट्र के लेवल पे चलिएगा, आप जो कंज्यूम करते हैं उसके बाद जो आपका सेविंग होता है वही इन्वेस्टमेंट में जाता है।
मानते हैं क्या? 100 रुपया अगर आपका इनकम है और आपको जमीन खरीदना है और आपका घर का ही खाने पीने में इतने लोग हैं कि 500 रुपया खर्च हो रहा है महीने का, तो आप कभी जमीन में इन्वेस्ट करिएगा? नहीं करिएगा ना। पहले तो बेसिक सर्वाइवल का पूरा होगा। तो जो कंजम्पशन हो गया उसके बाद जो आप सेविंग कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। अब इसको आपको अभी लार्जर पिक्चर देखने में शायद दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा पिक्चर दिखाते हैं। आप सेविंग कर रहे हैं, या तो आप जमीन खरीद रहे हैं, क्या सोना खरीद रहे हैं, या तीसरा बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। बैंक आपके पैसा को रख के आरती तो दिखाएगा नहीं। क्या आप अगर जमीन खरीदे तो आप फिक्स कैपिटल में सेट कर दिए, कैपिटल ही खरीद लगाए बनाए ना। आप सोना खरीदे तो कैपिटल क्रिएट हुआ। और तीसरा आप बैंक को दिए, एफडी कराए, प्रीमियम लिए, एलआईसी का कोई योजना ले लिए, कि कोई दूसरा स्कीम ले लिए, तो आप उसको पैसा दिए। वो आपको रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पैसा को क्या कर रहा होगा, इन्वेस्ट कर रहा होगा, किसी न किसी जगह वो लगा रहा होगा। यानी कि ओवरऑल जो हम लोग जो सेविंग करते हैं उसी पे घूम के इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसीलिए सरकार देखिएगा कि हर बार चोट मारती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सेविंग करवाएं इनसे। सरकार आपसे चाहती है दो ही चीज में ये करिए, या तो आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कीजिए, सामान आप जितना ज्यादा खरीदेंगे उतना ज्यादा कंपनी ग्रो करेगा, तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना बढ़ेगा। या फिर वो चाहेगी कि आप पैसा कैश में सेव करिए, एफडी में रखिए, बैंक को दीजिए। क्योंकि उससे क्या है कि फिर वो इन्वेस्टमेंट होके घूम के आ जाएगा। अगर आप जमीन में और सोना में कर देते हैं, सोना में इसलिए वो आजकल सुनते होंगे गोल्ड वाले में बहुत सरकार दिक्कत में चल रही है। उसमें ये होता है कि जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड खरीद के रखते हैं, तो गोल्ड का डिमांड बढ़ता है। अब यहाँ तो गोल्ड का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, बाहर से कहीं लाएगा, बाहर से लाएगा तो एक्सचेंज रेट आएगा आपका। 1 रुपया, एक एक रुपया जो है, एक सॉरी 1 डॉलर जो है वो 80 रुपया के बराबर था कल। तब आप 1 किलो सोना खरीद लिए, अब वो 1 डॉलर हो गया 100 रुपया के बराबर। तो आप मंगवा रहे हैं तो आपको महंगा पड़ गया। आपको जब पैसा देना पड़ेगा तो उसी कोरस्पॉन्डिंग में देना पड़ेगा ना। तो सरकार पे इंपोर्ट बर्डन बढ़ता है, तो सरकार का पैसा बाहर चला जाता है। तो सरकार चाहती है कि सेविंग ज्यादा से ज्यादा हो, और सेविंग जितना ज्यादा होगा उतना वापस इकोनॉमी में आएगा। तो सेविंग प्लस नेट कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखते होंगे शेयर मार्केट में विदेशी पैसा लगाता है, एफडीआई का नाम सुने होंगे, प्रत्यक्ष निवेश, अप्रत्यक्ष निवेश। तो वो सब कैपिटल इनफ्लो का हिस्सा आता है। वो भी आता है जहां पे मार्केट में आया, पैसा लगाया, वो पैसा घूमा, इन्वेस्टमेंट हुआ, एसेट क्रिएट हुआ, उसको जब निकालना हुआ अपना निकाल के चला गया। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट अगर पूरा विजुलाइज करने में दिक्कत हो तब भी ध्यान ये देना है कि जो हम पैसा बचा रहे हैं वही ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में जा रहा है। और जो पैसा बाहर से हमारे मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सब में लग रहा है, कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, वही पैसा हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है। यानी इसीलिए हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इसमें लिख दिए। तो सरकार को अगर ये बढ़ाना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हर साल जितना कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से सरकार मजबूत स्थिति में, या इकोनॉमी किसी देश की अर्थव्यवस्था उतना मजबूत होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, सेविंग को बढ़वाएगी, और कोशिश करेगी कि विदेश से पैसा जो आना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आए, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे मार्केट में आए। कैपिटल। अब दूसरा है कमोडिटी वाला। कमोडिटी फ्लो अप्रोच। कमोडिटी फ्लो अप्रोच में तीन तरह के कमोडिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है क्या? ब्रेक चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना? किडनी काम कर रहा है ना?
बस चलते रहना चाहिए उसको। तो कमोडिटी फ्लो अप्रोच में तीन तरह से देखते हैं। एक तो होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल। तीन कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। पहला कैटेगरी में देखिए कि कितना ज्यादा हमारा फिक्स कैपिटल जनरेट हुआ। फिक्स कैपिटल स्थिर पूंजी मतलब मकान बना, मशीन, कल कारखाना, कितना ज्यादा लगा एक साल में, उसको कैलकुलेट कर लिए। इसके अलावा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इसका मतलब है कि मेरा इन्वेंटरी कितना बचा हुआ है, उसमें कितना इन्वेंटरी समझते हैं? इन्वेंटरी होता है जो आप, मान लीजिए कि अगर हमको सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है वो मैगजीन वाला रखा हुआ बहुत सारा, उस साइड से चढ़ते हैं। हंस क्यों रहे? मैगजीन के नाम पे हंसना शुरू कर दिया आप लोग। तो वहाँ जो सीढ़ी पे रखा हुआ है वो क्या है? बेसिकली इन्वेंटरी है कि कल को मार्केट में डिमांड होगा। मान लीजिए इस फरवरी महीने का हम 1,000 प्रिंट करवा लिए और 500 पीस मार्केट में चला गया और इतना अच्छा मैगजीन निकला कि वो 500 बिक गया। तो रेस्ट 500 का जो डिमांड आएगा, जितनी देर में हम उसको प्रिंट करेंगे उससे पहले, तब तक ये 500 यहाँ इन्वेंट्री से मेरा सप्लाई हो जाएगा। आप देखते होंगे कि हर जगह इन्वेंट्री रखा जाता है। अगर आप घर भी बना रहे हैं तो पहले क्या करेंगे? बालू खरीद के एक टेलर गिरवा लेंगे, सीमेंट गिरवा लेंगे, और फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रेज होता जाएगा आपके स्टॉक में रहेगा ही, लेकिन आप मंगवा लेते हैं कि भैया 2 दिन बाद हमको काम पड़ सकता है, या आपको ये लगने लगेगा कि महंगा होने वाला है बालू, तो आप खरीद के जमा कर लेंगे। तो ये आपका इन्वेंट्री हुआ। तो इन्वेंट्री में हम फ्लो अप्रोच देख रहे हैं, यानी कि 31 मार्च 2026 और 1 अप्रैल 2026, इस दिन कितना था? इस दिन मान लीजिए एक्स अमाउंट था, और 1 अप्रैल को इन्वेंट्री मेरा वाई हो गया। तो आपका चेंज कितना हुआ? वाई माइनस एक्स। क्या? तो यानी कि आपका इस पीरियड में, एक फाइनेंशियल ईयर में, इतना अमाउंट इसमें गया। तो आप इसमें, ये भी आपके कैपिटल का ही हिस्सा है क्योंकि इन्वेंट्री है, इसी से आप फाइनल गुड्स बनाते हैं। देखिए इसमें हम किसी में भी फाइनल गुड्स को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल में आप ध्यान देंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो हम फाइनल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एसेट क्रिएशन की बात कर रहे हैं। और उसमें वही कंपोनेंट ले रहे हैं जिसको हम कहीं कैलकुलेट नहीं किए हुए हैं। मतलब कि हम कल कारखाना को कहीं कैलकुलेट नहीं किए, मशीन भी तो मेरा एसेट ही हुआ ना, तो हम उसको कैलकुलेट किए। दूसरा हम बोले कि चेंज इन स्टॉक, वो जो अभी जूता वाला एग्जांपल जो दिए थे, चमड़ा निकला, चमड़ा को सुखा के हम तैयार कर लिए। अब मेरा जूता का रिक्वायरमेंट जैसे जैसा आएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे कि उस सूखा हुआ चमड़ा को निकालेंगे और मशीन में डालेंगे और बनाएंगे जूता। क्लियर है? तो वो सूखा हुआ चमड़ा जहां रखेंगे वो तो मेरा इन्वेंट्री हो गया। अब पिछले बार मान लीजिए 5 सूखा हुआ चमड़ा था, इस साल क्या हुआ कि हम 10 रखे हुए हैं, तो 5 जो है मेरा एक्स्ट्रा आया। तो वो तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट ही बढ़ाएगा ना, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए वो कैपिटल एसेट में ही कैलकुलेट हो रहा है। और तीसरा हो गया वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स फिर से लिख देते हैं, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब हो गया कि वैसा चीज, वैसा महंगा और ड्यूरेबल वस्तु जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप से, जैसे एम एफ हुसैन का पेंटिंग, तो ये सब क्या है कि ये सब फिक्स एसेट टाइप से है। कि ये जैसे जैसे आप लोग खरीद के क्या करता है, पेंटिंग छोड़ देता है, 5 साल छोड़ा, छठे साल में बेच दिया, तो 5 साल में उसका जो रेट बढ़ा, छठे साल में उसको ज्यादा मिला। मान ली 10 10 लाख में खरीदा, 20 लाख में बेचा, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये भी एक मार्केट है जो आपको एसेट क्रिएट करता है। तो इसको हम वैल्यूएबल्स लेते हैं। इसमें अगर बहुत पूछेगा यूपीएससी, तो आपको यही सब पूछेगा कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा कौन कौन सा हुआ।
अब पेंटिंग दे दिया तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में पेंटिंग आएगा, मशीन आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स आएगा जिसको इन्वेंट्री बोलेंगे, वो आएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देख लिए सब कुछ। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में यूज है। कभी कभी टर्म पूछ देगा इन सारे चीज का, या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में यूज आएगा। इसके अलावा कोई यूज नहीं है। इसको मेंस से कोई लेना देना नहीं है, मेंस में एकदम नहीं पूछेगा। लेकिन जितना स्ट्रांग आपका ये रहेगा उतना आपको समझ आएगा चीज। अब बाकी जो बचा नेशनल इनकम, वो सब हम समझा ही चुके हैं। नेशनल इनकम एक्ट, मान लीजिए आप कहीं दिखा हुआ देखे, राष्ट्रीय आय एट, एक मिनट, कांस्टेंट प्राइस या नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको। क्या नेशनल इनकम का मेथड आप पीछे समझ चुके हैं। मार्केट प्राइस और करंट कांस्टेंट प्राइस समझ गए हैं। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या, बेस ईयर का जो प्राइस होगा वो पर प्राइस कैलकुलेट करेंगे। मार्केट प्राइस का मतलब जिस साल कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल जो उस वस्तु का मार्केट होगा। ये हम पहले बहुत लंबे, मतलब बहुत इस पे हम टाइम बिताए हैं इसको समझाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस नॉमिनल प्राइस कैसे हुआ। नॉमिनल का मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे। नाम मात्र या छद्म टाइप से। तो छद्म जैसे ही आया मतलब इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन किस में आएगा, कांस्टेंट में आएगा कि मार्केट में आएगा। तो ऐसे ही मतलब याद नहीं रखिए, बस उसको रिलेट करते चलिए। याद में हमेशा कंफ्यूजन होगा, इकोनॉमिक्स में रिलेट करते चलेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉमिनल का मतलब हो गया कि छद्म, सीधा सवाल, छद्म किस में आएगा भाई, इन्फ्लेशन आएगा वही छद्म रूप से बढ़ाएगा। तो इन्फ्लेशन किस में आएगा, मार्केट में कि कांस्टेंट में। कांस्टेंट में तो हम एक साल फिक्स कर दिए। हम 2026 में भी निकाले हैं, 2025-26 का भी जो जीडीपी इस साल आप इकोनॉमिक सर्वे जो निकला है फरवरी में, उसमें भी जो जीडीपी आप देखे होंगे वो 2011-12 के प्राइस पे ही निकला है। तो ये छद्म कैसे हुआ, ये तो ओरिजिनल हुआ ना, इसमें तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा। कंपैरिजन आप करेंगे अगर तो रियल का ही कोशिश करेंगे ना, कि कितना ग्रोथ हुआ, ना कि प्राइस कितना ग्रो कर गया। और इसमें जब जैसे मार्केट प्राइस लिए तो वो इन्फ्लेशन आ गया। अब आइए लिखिए जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर कोई। जीडीपी डिफ्लेटर हिंदी में भी डिफ्लेटर ही लिखते हैं, इसीलिए हिंदी वाला वर्ड हमसे मत पूछेगा। हम गूगल किए तो डिफ्लेटर ही दिखा रहा है। देखिए तो पहले समझ लेते हैं फिर हम आपको लिखवा देंगे हिंदी में। बहुत सिंपल ये है कि इसको डेफिनेशन में वाइज बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को। फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी। क्या है कैसे अभी हम समझाएंगे। फॉर्मूला ये होता है, नॉमिनल जीडीपी समझ गए क्या होता है, क्या।
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या मार्केट प्राइस, इसमें इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा? रियल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये है। अब देखिए इसमें एक भयानक कंफ्यूजन आपको होगा, अभी तो आप रट लेंगे, अभी नया नया है। जब फॉर्मूला आप पूछेगा 6 महीना 8 महीना बाद जब आपको याद रखना होगा जीडीपी डिफ्लेशन, तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि एन बाई आर होता है नॉमिनल बाय रियल होता है कि रियल बाय नॉमिनल होता है। ये स्वाभाविक है, एक स्टूडेंट के रूप में हम लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो हम लोग को पता है कि अभी चूंकि अब नया है तो आपको आज दिख रहा होगा कि अरे इसमें क्या है, नॉमिनल बट रियल ही होगा। समय बीतेगा जब आपके पास बहुत सारा चीज रिवीजन करने को होगा, तब आपको यही दोनों ऑप्शन अगर ए और बी में दे देगा तो 90% चांस है कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। उस केस में आपके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप बस मेरा नाम याद रखेंगे कि हम इकोनॉमिक्स में नीरज सर पढ़ा है, पहले एन आया फिर बाद में आर आया। तो नीरज का फॉर्म स्पेलिंग तो यही होगा ना। तो हम अपना नाम याद रख के इसको एन बाई आर रखते थे कि एन के बाद इसको स्लैश मारिएगा एन बाई आर, तो नॉमिनल बटा रियल। ठीक है। अब आते हैं कि ये कर क्या रहा है, नॉमिनल बाय रियल हम करने का कोशिश क्यों किए। तो देखिए हम पहले भी बताए आपको कि किसी साल जो जीडीपी होता है वो कुछ कंपोनेंट उस जीडीपी का बढ़ोतरी होता है इन्फ्लेशन के चलते, और कुछ उसमें वास्तविक रूप से जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसके कारण जीडीपी बढ़ता है। ठीक है। तो डिफ्लेटर जो है वो किसी भी इकोनॉमी का कंपोनेंट को बताता है कि कितना परसेंट इकोनॉमिक वास्तविक रूप से बढ़ा है और कितना परसेंट इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा है। तभी हम नॉमिनल बटा रियल करते हैं कि ये परसेंटेज देता है कि इस पूरे इकोनॉमी का, जब मान लीजिए कि एक्स बटा वाई कर रहे हैं इंटू 100 कर रहे हैं, यानी कि इसका इतना जो मान लीजिए जेड आया, तो यानी इसका जेड परसेंट जो है वो मैथमेटिक्स है। यहाँ पे कुछ कोई इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स 10वां जो क्रय विक्रय मूल्य और लाभ हानि पढ़ते थे वही है। एक्स बटा वाई गुना 100 किए तो इतना परसेंट बोलते हैं ना कि हमको प्रॉफिट हुआ, या इतना परसेंट हम वस्तु का क्रय मूल्य का इतना प्रतिशत जो है विक्रय मूल्य हुआ। इसमें हमसे नहीं पूछेगा, ऐसे ऐसे आप लोग मुंह खोल के देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई हम नया फॉर्मूला बता दिए। बेसिक 9th 10th का मैथमेटिक्स है, जो अगर हम डिफ्लेटर डी इक्वल टू एन बाई आर इंटू 100 किए तो ये सीधा सा बात है कि इतना परसेंट, अगर ये आ गया 50%, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल इकोनॉमी का नॉमिनल जो है वो 50% हुआ। सीधा सा बात। अब इसको पहले लिख लीजिए फिर आप समझिएगा। जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा सूचकांक है, जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा सूचकांक है जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा इंडेक्स है, सूचकांक है जो बताता है, जो बताता है जो बताता है कि जीडीपी में जो वृद्धि दिख रही है, कि जीडीपी में जो वृद्धि दिख रही है, कि जीडीपी में जो वृद्धि दिख रही है उसमें कितना हिस्सा, उसमें कितना हिस्सा कीमतों की वृद्धि, कीमतों की वृद्धि ब्रैकेट में इन्फ्लेशन, कीमतों की वृद्धि ब्रैकेट में इन्फ्लेशन, ब्रैकेट बंद, कीमतों की वृद्धि ब्रैकेट में इन्फ्लेशन का है, कीमतों की इन्फ्लेशन का है, और कितना हिस्सा वास्तविक उत्पादन का है, और कितना हिस्सा वास्तविक उत्पादन का है। सरल शब्दों में, सरल शब्दों में
यह नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बदलने का उपकरण है या तरीका है। यह नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बदलने का उपकरण है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में जीडीपी डिफ्लेटर दूसरे शब्दों में जीडीपी डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स है या मूल्य सूचकांक है। एक प्राइस इंडेक्स या मूल्य सूचकांक है जो यह दिखाता है मूल्य सूचकांक है जो यह दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में जो यह दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आधार वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ी हैं। जो यह दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आधार वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ी है। मान लीजिए कि जैसे इसको सिंपल रखते हैं कि 1,000 यूनिट का उत्पादन हुआ और प्रति यूनिट 10 रुपया मान लीजिए दाम है। प्रति यूनिट 10 रुपया दाम है। तो आपका अगर हम टोटल जीडीपी निकालें तो ये कितना हो गया? 1,000 × 10। ठीक है। और अगर ये फिक्स मूल्य पे 2011-12 के मूल्य पे 10 रुपया है प्रति यूनिट, और अगर हम इसको 2025-26 में कैलकुलेट कर रहे हैं और आज का मूल्य ले रहे हैं तो मान लीजिए ये 15 रुपया यूनिट हो गया। 5 रुपया बढ़ा और प्रोडक्शन मेरा अभी भी 1,000 यूनिट ही हो रहा है। तो हम टोटल जीडीपी इस साल निकालेंगे तो कितना हो गया? 1,000 × 15 यानी 15,000। ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉमिनल जीडीपी, करेंट मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं। ये हो गया रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर बोलेगा कि N/R गुना 100। तो 15,000 बटे 10,000 गुना 100। ठीक है। यानी कि 150%। 150% हुआ ना टोटल। तो ये जो 150% हुआ यानी कि अगर हम इसी साल को रियल मानते और नॉमिनल वाला भी इसी साल पे निकालते तो मेरा 100 आता। क्या? नहीं समझ में आया? मैथमेटिक्स है यहाँ पे। किसको समझ में नहीं आया? आप लोगों को आ गया ना? कि अगर हम मान लीजिए 2025-26 की जगह ना कैलकुलेट करके 2011-12 ही कर रहे होते तो नॉमिनल और रियल सेम हो जाता। नॉमिनल रियल सेम होता तो ये दोनों कट जाता, सिर्फ 100 बचता। तो 100% हुआ। इस साल हम जैसे ईयर चेंज कर रहे हैं तो ये दोनों चेंज हो रहा है, 100 ये बोल रहे तो 150 हुआ। तो हम चेंज कितना हो रहा है? तो 150 माइनस 100 यानी कि 50% से प्राइस में बढ़ोतरी हुआ। वो आपको बिना इसको देखे भी बता सकता है। यहाँ देखिए 10 रुपये था तो 15 रुपया हुआ यानी 50% से प्राइस बढ़ा। 15 - 10 बटा 10 जो करते हैं इतना तो समझ में आ रहा होगा। 15
ये अगर हमको सारा चीज नहीं भी पता है और सिर्फ डिफ्लेटर और ये पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि एवरेज मूल्य में कितना बढ़ोतरी हुआ। तो 50% से बढ़ोतरी हुआ है। इन्फ्लेशन का दर जो रहा है वो 50% रहा है। तो इन जनरल हमको एक आर्थिक गतिविधि का आइडिया देता है। तो डिफ्लेटर का पर्पस यही है। नहीं, वो क्यों करना, डिफ्लेटर का डेफिनेशन भी ही यही है ना। 50 पर वो तो आपको बताना। मान लीजिए कि अगर वो करेंगे तो क्या हो गया। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू, आप क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल माइनस रियल बटे इंटू 100। और हम बोल रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू N/R × 100, दोनों एक हुआ क्या। बेस ईयर को 100 मानते हैं कि जो बेस ईयर है 2011-12, वो 100 हुआ। 100.100% जो भी बोलिए, अब उससे हमको देखना है कितना बढ़ा। तो अगर हमको 2025-26 में 200% है, तो हमको नेट बढ़ोतरी क्या हुआ, वो 100 हुआ। जीडीपी डिफ्लेटर 200 ही हुआ, जीडीपी डिफ्लेटर 100 नहीं हुआ। हम आपको क्या बोले, जीडीपी डिफ्लेटर कितना निकला, इसमें 150 निकला। जीडीपी डिफ्लेटर 50% नहीं गया। हम आपको बताए कि इतना से बढ़ोतरी हुआ, तो जब बढ़ोतरी पूछेगा तब ना हम N-R वाला फॉर्मूला खेलेंगे। समझ गए ये। तो अब हमको एक चीज बताइए, जीडीपी डिफ्लेटर बराबर 100%, डिफ्लेटर ग्रेटर देन 100, डिफ्लेटर लेस देन 100, किसमें वस्तु का मूल्य समान रहा, किसमें वस्तु का मूल्य बढ़ गया, किसमें वस्तु का मूल्य घट गया। चलिए ऐसे शुरू करते हैं, ए बी सी। ए में बढ़ा घटा बराबर रहा, बी में बढ़ा घटा बराबर रहा, वस्तु का मूल्य इंक्रीज किया, और सी में, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है क्या। जैसे ही लेस देन 100 होगा, यानी कि N/R जो है लेस देन 1 हो गया, यानी कि N जो है वो छोटा हो गया, R बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन कम हो गया, तभी ना नॉमिनल का वैल्यू कम हुआ। तो मैथमेटिक्स है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, लास्ट है ये इस चैप्टर का। प्रोडक्शन कम होगा तब भी होगा, लेकिन प्रोडक्शन जनरली, प्रोडक्शन वाले फैक्टर को भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि रियल टोटल इकोनॉमी का ये बताता है कि कितना प्रतिशत महंगाई से बढ़ा। तो रियल तो मेरे पास कैलकुलेट किया ही हुआ है ना, और नॉमिनल भी कैलकुलेट किया हुआ है, तब हम बोले कि इसमें 50% जो है महंगाई के कारण बढ़ा। रियल जो आया वो तो आपको बता ही दिया ना, प्रोडक्शन बढ़ा कि घटा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। इंग्लिश वाले लिखेंगे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कैपिटल इंक्रीमेंटल कैपिटल, जो हिंदी लिखेंगे वो लिखेंगे वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, ICOR इसका फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्या क्या, वृद्धिशील, ICOR।
ये यूपीएससी के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। आईसीओआर बताता है, देखिए, अब लिख के इसको समाप्ति कर देंगे समझा के। आईसीओआर बताता है, आईसीओआर बताता है कि अतिरिक्त एक यूनिट उत्पादन बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त एक यूनिट उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। अतिरिक्त एक यूनिट उत्पादन बढ़ाने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। यानी आईसीओआर इक्वल टू डेल्टा कट के बटे डेल्टा वाई। डेल्टा के हो गया पूंजी में वृद्धि, इंक्रीमेंटल कैपिटल, पूंजी में वृद्धि, डेल्टा वाई हो गया उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीमेंटल आउटपुट। ठीक है, फॉर्मूला यही है। और ये इकोनॉमिक्स, किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। ये इसलिए कि ये बहुत कुछ बता देता है। ये आपका बता देगा कि इकोनॉमी कितना इफिशिएंट है। जैसे इसको ऐसे समझिए आसान शब्दों में कि अभी मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया पूंजी लगाए और 3 2 5 3 8 2 10 बच्चा हमारे पास आया, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट में। अब हमको 11वां बच्चा लाने के लिए 1 लाख 1 रुपया लगाना पड़ेगा कि हमको 2 लाख रुपया लगाना पड़ेगा कि एक और बच्चा ऐड हो। ये जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आप लगा रहे हैं वो आईसीओआर रेशियो यही बताता है आपका कि आप एडिशनल कितना रुपया लगा रहे हैं और कितना उत्पादन बढ़ रहा है। यानी मेरे पास 10 बच्चा पहले से है, हम 11वां बच्चा लाने के लिए अगर हम एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं और अगर मेरा ब्रांड वैल्यू बहुत खराब है, हम कोर्स टाइम पे समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हमको एक्स्ट्रा एक बच्चा लाने के लिए उस प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ब्रांड वैल्यू अच्छा है, मार्केट में नाम अच्छा है, तो हम 5 रुपया खर्च करेंगे तो हमको एक बच्चा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा मार्केट वैल्यू खराब है तो हो सकता है 1 लाख रुपया खर्चा करने पे भी एक बच्चा ऐड ना हो। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये अर्थव्यवस्था का भी यही हाल होता है कि आपके उत्पादन में अगर हम 50 रुपया ऐड कर रहे हैं तो उस 50 के बदले में हमको एक्स्ट्रा कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है वो आईसीओआर बताता है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप देखते होंगे कि सरकार बोलती है कि हम इतना लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और इसके बदले में इतना रोजगार जनरेट करेंगे। तो रोजगार जो है वो आउटपुट से रिलेट करके निकालता है कि इतना लगाएंगे तो मेरा इतना आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ेगा, इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी इतना को प्रोड्यूस करने के लिए इतना आदमी का जरूरत है। तो जो जितना इकोनॉमी इफिशियंट होगा वो क्या करेगा। अब आपको बेसिक मैथमेटिक्स ये फॉर्मूला है, अपने किडनी का यूज कीजिए यहाँ पे जो किडनी है, और ये बताइए हमको कि अगर इकोनॉमी इफिशिएंट है तो आईसीओआर का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा। एक बेसिक सा, नॉर्मल सा। कम क्यों होगा? लॉजिक से समझाइए कि फॉर्मूला समझाइएगा। हम फॉर्मूला लिख दिए, हम बोले कि आईसीओआर
अगर मेरा इकोनॉमी कम है, या इस क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं कि आईसीयूआर अगर कम है तो इकोनॉमी इफिशिएंट माना जाएगा कि इनइफिशिएंट माना जाएगा? क्यों? सिंपल मैथमेटिक्स है, देखिए यहाँ भी मैथमेटिक्स है। आईसीयूआर का कम होने का मतलब क्या है? कि ये बड़ा होगा इससे, तभी ना कम होगा। वरना ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा भागेगा। ऐसे समझिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा, 10/5 या 5/10। आईसीओआर जब 5/10/5 रहा तो एक बार 2 हुआ, एक बार 0.5 हुआ। यानी आईसीओआर जब 0.5 रह रहा है, कम रह रहा है, तो आपका ये बड़ा हो रहा, आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है, और जो कैपिटल लग रहा है वो कम लग रहा है। यानी आप कम आउटपुट, इनपुट में ही ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं, मतलब आप ज्यादा इफिशिएंट हैं। और आईसीयूआर जब ज्यादा है, यानी आप पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट आपका कम हो रहा है, यानी आपका इकोनॉमी इनइफिशिएंट है। तो आईसीएओआर जो है बेसिकली इकोनॉमी की दशा दिशा को बताता है कि आप में कितना पैसा ठेलने का जरूरत है, आप कितना इफिशिएंट बन सकते हैं हर उस अर्थव्यवस्था का जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है, जहां करप्शन बहुत कम है। सब चीज देखिए इसी से रिलेट कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। अब आपसे पूछ दिया कि मान लीजिए कि किसी इकोनॉमी का आईसीओआर अगर यूपीएससी खेलेगा क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन पे, तो कैसे खेलेगा? बोलेगा किसी कम इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का आईसीओआर लेस देन 1 है, 0.5 है, और किसी का 1.5 है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में किस किस, जैसे एक 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 देश है जिसका आईसीओआर 0.5 है, और बी एक देश है जिसका आईसीओआर 1.5 है, तो फिर नीचे ऑप्शन देगा ए में करप्शन ज्यादा है, बी में करप्शन ज्यादा है, दोनों का कंपैरिजन, दोनों में करप्शन बराबर है, दोनों में तुलना नहीं कर सकते हैं। बी में करप्शन ज्यादा हुआ क्योंकि आप ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तब आउटपुट आपका ये हो रहा है। यहाँ पे इफिशिएंट है मतलब करप्शन भी ये है। फिर इसी को करप्शन हटा के टेक्नोलॉजी पूछ देगा, तो टेक्नोलॉजी भी आप समझ गए कि जब टेक्नोलॉजी ज्यादा रहेगा तो इफिशिएंट ज्यादा होगा। तो ये सब आपको बस यूज में आ जाएगा। यानी एक लाइन लिख लीजिए, आईसीओआर निर्भर करता है, आईसीओआर निर्भर करता है, पहला तकनीकी का स्तर, तकनीकी का स्तर, पूंजी की गुणवत्ता, पूंजी की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ कैपिटल, प्रबंधन क्षमता मैनेजमेंट स्किल, प्रबंधन क्षमता, श्रम कौशल स्किल, श्रम कौशल, भ्रष्टाचार, एटसेट्रा। आईसीओआर की सीमाएं, आईसीओआर की सीमाएं हेडिंग दीजिए, बस लास्ट है ये। लिमिटेशंस ऑफ आईसीओआर, यह केवल पूंजी को ग्रोथ का कारण मानता है, क्योंकि हम कैपिटल और आउटपुट का ही रेशियो देख रहे हैं, बाकी को हम इग्नोर, फॉर्मूला में ही नहीं डाले हैं। तो ये बोल रहा है कि भैया पूंजी डालोगे तो आउटपुट होगा, ऐसा थोड़ी ही है कि पूंजी डालेंगे आउटपुट होगा, लेकिन एक मैथमेटिकल सेंस में कुछ हद तक ये आइडिया देता है। तो लिमिटेशन यही है कि यह केवल पूंजी को ही ग्रोथ का कारण मानता है, तकनीकी और मानव पूंजी को नजरअंदाज करता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को कैप्चर नहीं करता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को, ऊपर उतार चढ़ाव जो होता है, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव जो होगा उसको ये कैप्चर नहीं करता है। तो हो गया। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को कैप्चर नहीं करता है, उसको वो
अपने फॉर्मूला में उसको सीधा लिखा कि भाई आउटपुट में कितना चेंज हुआ और इनपुट में कितना चेंज हुआ, उसको ये बोल दिया ICOR, और इस पे कैलकुलेशन निकाल रहा है। तो लेकिन जब रियल इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहाँ बहुत सारा फैक्टर प्ले करता है ना। मान लीजिए आपको डर लग गया, आपको डर लग गया, 5 दिन आप ऑफिस नहीं गए, 5 दिन ऑफिस नहीं गए, तो ये कहाँ आया उस फॉर्मूला में कि भैया 5 दिन ये आदमी ऑफिस इसलिए नहीं, इसका जो काम था वो बंद इसीलिए हो गया कि डरा हुआ है। वो तो सीधा देखा कि पैसा डाले और उधर से आलू डाले सोना निकला, यही बात हुआ। तो इससे आपका पहला चैप्टर यहाँ समाप्त होगा। अगर ICOR को एक शब्द में बोले तो ये इफिशिएंसी मीटर बोलेंगे इसको, ये अर्थव्यवस्था का इफिशिएंसी बतलाता है, और कुछ नहीं। अब आप लोग से जितना MCQ बना सकें, ऑब्जेक्टिव्स बना सकें, यहाँ से आपका जर्नी शुरू होता है कॉन्सेप्ट वाइज। इस चैप्टर में GDP GNP बेसिक्स जो है, उस चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिलेवेंट, वो हम कवर करवा चुके हैं। ये मतलब आइडियली होना चाहिए था ये 1 से 1.5 क्लास का कहानी, लेकिन 2 3 3 क्लास लगा शायद हम लोगों को इसमें, नहीं कि इसमें कॉन्सेप्ट है रटवाने में, फिर वही होगा कि रटेंगे आप भूलेंगे। कॉन्सेप्ट रहेगा तो बैक ट्रेस करके आप आराम से पहुंच सकते हैं। हमको अभी आप जैसे पढ़ा रहे थे, अभी आप पूछ देंगे कि सर GNP का क्या फॉर्मूला है, तो हमको रेफर करना पड़ेगा, या फिर हम बैक ट्रेस करेंगे, 5 मिनट समय लेंगे और हम पीछे जाएंगे कि GDP ये था, GDP से GNP कैसे पहुंचे, फिर GNP से GNI कैसे पहुंचे। तो वो स्टेप्स याद पे फोकस करना है, फॉर्मूला क्योंकि आपके पास समय रहेगा एग्जाम में कि आप उसको बैक ट्रेस कर सकते हैं। याद रखने में दिमाग का एक लिमिटेशन है, हर चीज को कचरा नहीं डालना है, जो रिलेवेंट चीज है उसी को रखना है। ठीक है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे इस पे, जितना सवाल बनाएंगे और जितना पढ़ के आएंगे, उतना आपको फायदा पहुंचेगा, फिर यूज समझ में आएगा कि इस चैप्टर का क्या यूज है।